सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, लेखपाल के एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो चुका है 19 जून। उसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैथ के सभी टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा पहले जानिए क्या होता है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन किया जाता है। अर्थात आंकड़ों के बारे में पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे कि आंकड़े विषम हैं कि सम हैं, बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है। उन्हीं को सही ढंग से सजाना, उन्हीं को सही ढंग से क्रम में रखना ही हमारा सांख्यिकी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए, सांख्यिकी में एक पॉइंट होता है आंकड़ा, डेटा। क्या होता है? विभिन्न प्रकार की सूचनाओं में से जो तथ्य संख्यात्मक रूप से एकत्र किए जाते हैं डेटा कहलाते हैं या आंकड़ा कहलाता है। जैसे कि किसी क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं और हमें पता चला या आपको पता चला कि उसमें 50 विद्यार्थी हैं, कोई कहा उसमें नहीं 40 विद्यार्थी हैं। आप एक अनुमान लगाते हैं कि 40 या 50 यानी 45-50 यही करीब में उसमें छात्र होंगे। तो ये आपको जो एक डेटा प्राप्त हुआ, ये आंकड़ा, यही जो है डेटा कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। दूसरा पॉइंट है अपरिष्कृत आंकड़े। अपरिष्कृत आंकड़े रा डेटा क्या होता है? मूल रूप से एकत्र किए गए आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। जैसे उन छात्रों में कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई ज़्यादा उम्र का होगा, कोई कम उम्र का होगा। ये जो है एक अपरिष्कृत आंकड़े हैं, यानी कि उनका क्रम अभी आपको निर्धारित नहीं है कि वो छोटे से बड़े क्रम में बैठते हैं कि बड़े से छोटे क्रम में बैठते हैं। इन्हीं को सजाना सरणी आंकड़ा कहलाता है। सरणी आंकड़ा होता है जब अपरिष्कृत आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है, वह सरणी आंकड़ा कहलाता है। जैसे कि आपकी कुछ संख्याएं दी हुई हैं, कुछ संख्याएं दी जाए और उनको बोला जाए कि ये इन्हें सरणी आंकड़ों में सजाइए। जैसे यहाँ पे दिया गया है 9, 5, 4, 10, 11, ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं और ये जो आंकड़े हैं ये आपके अपरिष्कृत आंकड़े हैं, यानी इनका क्रम अभी व्यवस्थित नहीं है। इन्हें ही आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना, आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना आपका अपरिष्कृत आंकड़ों से सरणी आंकड़ों में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे अवरोही क्रम में सजा देना, यानी कि सबसे छोटा नंबर 4, फिर 5, फिर 9, फिर 10, फिर 11। दूसरे क्रम में आरोही क्रम में यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा नंबर 11, फिर से 10, फिर से 9, 5 और 4। अब ये आपके जो आंकड़े हैं ये आपके आंकड़े सरणी आंकड़े कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगले पॉइंट में है चर। चर क्या होता है? चर होता है किसी तत्व के किसी भी गुण को जिसे मापा या गिना जा सके उसे चर कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कि आप हैं, आपकी ऊंचाई को मापा या गिना जा सकता है, भार को मापा जा सकता है, आयु को गिना जा सकता है, यही कहलाता है चर। एक पॉइंट इसमें होता है चर मूल्य। चर मूल्य, चर मूल्य क्या होता है? यही जो आपका आंकिक मान है यही होता है चर मूल्य। ठीक है, किसी चर का आंकिक मान चर मूल्य कहलाता है। फिर इसके बाद दो चीजें इसमें होती हैं, एक होता है सतत चर या अखंडित चर, इसे बोला जाता है। जैसे किसी मजदूर की मजदूरी आप काउंट कर सकते हैं, 300 रुपया कह सकते हैं, उसे 350.50 रुपये यानी कि 350 रुपये 50 पैसे दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका गिना जाता है सतत चर या अखंडित चर में। लेकिन असतत चर या अखंडित चर क्या होता है? ये पूर्ण संख्या में ही काउंट होता है। जैसे कि आपको गिना जाए तो आपको केवल एक पूर्ण संख्या में ही गिना जा सकता है। जैसे क्लास में मान लीजिए कि 4 लड़के हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। 3 लड़के समान ऊंचाई के हैं, एक लड़का छोटा है, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये 3.5 लड़के हैं? कभी नहीं कहेंगे। इन्हें कहेंगे 4 लड़के ही हैं। भले ये इन तीनों की ऊंचाई का आधा है, लेकिन इन्हें हम कहेंगे कि 4 लड़के ही हैं। इसी
एग्जाम्पल को इसी असतत चर में या अखंडित चर में शामिल किया जाता है। यानी कि जब भी असतत चर या अखंडित चर की बात की जाएगी तो पूर्ण संख्या की बात की जाएगी, न कि उसमें फ्रैक्शन दशमलव वाली चीज़ें या बटे वाली चीज़ें उसमें जोड़ दी जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट में है बारंबारता, जिसे आवृत्ति भी बोला जाता है, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोली जाती है, और इसे एफ से डिनोट किया जाता है, एफ से डिनोट किया जाता है। जैसे देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, आंकड़ों में कोई चर मूल्य जितनी बार आया हो या घटित हुआ हो उस संख्या को उस चर मूल्य की बारंबारता कहते हैं। ठीक है, किसी भी आंकड़े में कोई संख्या जितनी बार आती है वही उस चर की मूल्य की बारंबारता कही जाती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ मान लीजिए 50 अंकों का एक पेपर हुआ है और 8 लोग हैं। 50 अंकों के पेपर में 8 लोगों द्वारा पेपर दिया गया है। एक व्यक्ति 30 पाता है, एक 40 पाता है, एक 45 पाता है, एक 25 पाता है, फिर से एक 40 पाता है, एक 30 पाता है, एक 25 और एक 45 पाता है। तो 25 नंबर पाने वालों की संख्याएं कितनी हैं? 25 देखिए 1 और ये 2, यानी कि 2 व्यक्ति, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 25 नंबर की 2। 30 नंबर उसी तरीके से पाने वाले फिर से हो जाएंगे 2। 40 नंबर पाने वाले 1 और 2 यहाँ पे भी हैं, और आपके 45 नंबर पाने वाले 45 नंबर पाने वाले भी 2 ही हैं। यानी फ्रीक्वेंसी में देखिए व्यक्तियों की संख्या आपकी 25 नंबर पाने वाली 2 हैं, 30 नंबर पाने वाले 2 हैं, उसी तरीके से 40 और 45, यही होती है फ्रीक्वेंसी और या बारंबारता जिसे बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग यानी क्लास संख्यात्मक वर्गीकरण के लिए बनाए गए विभिन्न समूह ही वर्ग कहलाते हैं। यानी कि कोई आंकड़ा दिया गया है, कोई भी आंकड़ा, यानी कि कोई चर मूल्य दिया गया है, और वो चर मूल्य यानी कि वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से है 3, 4, 7, 11, 13 और आगे भी कुछ इस तरीके से। तो यदि वर्ग की बात की जाएगी तो जैसे ये वर्ग है 0 से 10, यानी 0 और 10 के बीच में कितने आंकड़े आएंगे? ये 3 भी आएगा आपका, 4 भी आएगा, 7 भी आएगा, 10 नहीं आएगा, ये 10 के पार है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 0 और 10 के बीच में ये वर्ग अंतराल, यानी कि इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आएंगी? 3, 4 और 7 आएंगी। उसी तरीके से 10 और 20 के बीच पूछा जाए तो 10 और 20 के बीच जैसे दिया गया है 11 और 13 आ सकता है। ठीक है, यही होता है आपका वर्ग। वर्ग आपका जरूरी नहीं कि 0 से 10 हो, 10 से 20 हो, 20 से 30 हो सकता है वो वर्ग 0 से 5 हो, 5 से 10 हो, 10 से 15 हो और आगे भी हो, 15 से 20 हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसमें जान लीजिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं आपकी, पहला पॉइंट होता है वर्ग सीमा। वर्ग सीमा क्या होता है? वर्ग सीमा यानी कि ये वर्ग दिया गया है 0 से 10, तो इसमें वर्ग सीमाएं क्या होती हैं पूछ लिया जाता है कि वर्ग सीमा क्या है, इसमें निम्न सीमा कौन सी है। तो जो भी पहला जहां शुरुआत है जहां से इसे बोला जाता है निम्न सीमा, और इसे बोला जाता है उच्च सीमा। उच्च सीमा। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है वर्ग अंतराल, यानी वर्ग के संख्यात्मक मान का अंतर, यानी 0 और 10 के बीच का अंतर कितना है? 10 का, यही हो गया वर्ग अंतराल। 10 और 20 के बीच का अंतर कितना है? 20 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 30 और 20 के बीच में कितने का? 10 का। उसी तरीके से इसमें देखिए 10 और 15 के बीच का वर्ग अंतराल कितना है? 5 का है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग का मध्यमान या मध्य बिंदु क्या होता है? यानी एवरेज की बात करता है। मध्य बिंदु यानी औसत की बात करता है। तो औसत की बात करेगा तो कैसे हो जाएगा? a+l/2 वाले फार्मूले से, यानी कि सबसे पहला नंबर है 0 और प्लस 10 और बटे कितना? 2। तो यही हो जाएगा इसका क्या? वर्ग का मध्यमान या मध्य बिंदु हो जाएगा। जैसे 20 और 30 का मध्यमान की बात करेंगे तो 20 और 30 कितना? 50, और 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। यानी कि इसका आपका मध्यमान या मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 25 होगा। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, 20 अंक के एक परीक्षा में 10 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, वो भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अंक कितने कितने हैं? 5 है, 7 है, 11 है, इसी तरीके से आगे भी। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दिया रहेगा, आपको क्या क्या पूछा जाएगा, क्या बताना है। जैसे मिलान चिन्ह पूछ लिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाएगी, इस तरीके से आपको वर्ग दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको प्राप्त अंक इस तरीके से प्रारूप में लिखकर ये सभी चीजें बनानी होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए 4 अंक पाने वाला
किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? 0 से 5 के अंतर्गत आएगा। 5 और 7 अंक पाने वाला 5 से 10 वर्ग के अंतर्गत आएगा। 11 अंक पाने वाला 10 से 15 वर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे? जैसे 4 जो है, 4 अंक पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? 4 अंक पाने वाला केवल एक व्यक्ति है, तो टैली मार्क केवल 1। उसी तरीके से 5 अंक पाने वाला कितने व्यक्ति हैं? 5 अंक पाने वाले 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका टैली मार्क किस तरीके से होगा? देखिए 1, 2, 3, 4, 4 के बाद हम इस तरीके से क्रॉस लिखते हैं, ये 5। इसका ये टैली मार्क का ये सही रूप है। फिर इसके बाद यदि 6 रहता तो एक चिन्ह और लिखते हैं, 6 आगे भी रहता 7, 8, 9, फिर इसके बाद 4 के बाद एक क्रॉस इस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल 5 ही लोग हैं। 7 अंक पाने वाले कितने लोग हैं? 1 है, 2 है और 3 है। तो टैली मार्क क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, उसी तरीके से 11 वाला केवल एक ही व्यक्ति है, तो टैली मार्क कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी हो जाएगी? ये देखिए 4 अंक पाने वाला कितने व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति है। 5 अंक पाने वाला कितना व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है। ठीक है, 7 अंक पाने वाला कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। और 11 अंक पाने वाला कितना व्यक्ति है? 1 व्यक्ति है। तो ये इसका सही तरीका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में सांख्यिकी को पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इसी तरीके से अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने जो है सभी वीडियो डालते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।